2022 की बात की जाए तो वहां पे 65.7% यूथ एजुकेटेड है एज कंपेरिजन टू इफ आई टॉक अबाउट 2000 वहां पे ओनली 35.2% यूथ आपके एजुकेटेड है, मतलब कि ओवर द ईयर एजुकेटेड का जो स्तर था वो बढ़ता हुआ गया। लेकिन इफ आई टॉक अबाउट द ओवरऑल एम्प्लॉयड पर्सन तो देयर आर 29% अनएम्प्लॉयड पर्सन इन इंडिया, जो कि एज कंपेरिजन टू जो एजुकेटेड है वो 29% आपके अनएम्प्लॉयड है, अगर मैं कंपेयर करूं जो कि अनएजुकेटेड है। एजुकेटेड मतलब 29% है। तो अगर मैं उसी एक सर्वे के हिसाब से बात करूं जिसका है आपका PLFS के हिसाब से अगर बात करूं मैं, जो कि आपका पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है, उसके हिसाब से अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आपका एजुकेशन का स्तर बढ़ता हुआ रहा उस तरीके से बेरोजगारी भी बढ़ती हुई रही। इसका मेन रीजन क्या रहा? इफ आई टॉक अबाउट द डेटा, वहां पे ग्रेजुएट जो है वो 13% आपके अनएम्प्लॉयड है, वहीं अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट की बात करूं तो वो आपके 12.40% आपके अनएम्प्लॉयड है। तो वहीं मैं अगर ग्रेजुएट की बात करूं तो वो 30% अनएम्प्लॉयड है, और वही अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएट की बात करूं तो वो 12.40% अनएम्प्लॉयड है। इसका रीजन क्या है? तो टुडे आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर आदित्य, जिसमें कि हम ब्रीफली वी विल डिस्कस ब्रीफली अबाउट कि जॉब्स और वर्सेस स्किल्स की प्रॉब्लम्स क्या है, कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उनकी तरफ से प्रॉब्लम है या फिर गवर्नमेंट की तरफ से या फिर स्किल की प्रॉब्लम है। सर सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, क्योंकि आपने जिस तरीके के प्लेटफॉर्म शुरू किया है जहाँ पे आप हर दिन डिफरेंट गेस्ट को इनवाइट करते हैं और उनसे आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जब क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनसे हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज मिलती है जो भी हमारी ऑडियंस है उनको। तो सर जैसा कि आपने बताया कि हमारे कंट्री में अराउंड 30% स्टूडेंट्स हैं ग्रेजुएट हैं, लेकिन और पीजी जो है वो 12.40% ग्रेजुएट बट अनएम्प्लॉयड है। तो लेकिन उसके मुकाबले अनएम्प्लॉयमेंट का रेट काफी ज्यादा कम है। तो उसका मेन रीजन है लैक ऑफ स्किल्स अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि एक जब स्टूडेंट है वो 10th करता है, 12th करता है, कॉलेज जाता है, ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, अगर आगे उसको हायर स्टडीज करनी तो PhD ज्यादा, लेकिन इन सब के बीच में वो सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज ही गेन करता है। प्रैक्टिकल नॉलेज का क्या? उसे कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज तो मिली नहीं, उसे लीडरशिप की स्किल्स हो गई, प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स हो गई, ठीक है। हमें अभी हार्ड स्किल्स की तो बात ही नहीं कर सकता मैं। हार्ड स्किल मतलब क्या? सर बेसिकली हार्ड स्किल्स का मतलब है ऐसी स्किल्स जिसका यूज करके आप बेसिकली अर्निंग कर सकते हैं। ओके, जैसे कि इसमें आती है डिजिटल स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, ठीक है, टेक्निकल स्किल्स, कोडिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग, ये सब हार्ड स्किल्स के अंदर है। तो मतलब इसमें गवर्नमेंट क्या कुछ ऐसा पॉलिसीज है गवर्नमेंट का जो गवर्नमेंट इसके अंदर में कुछ काम करती है? आर्टिकल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं उनके बाद भी देखा जाए तो अराउंड 43% ही जो स्टूडेंट्स जो उनमें एनरोल करते हैं उनकी प्लेसमेंट होती है। अच्छा, अब बात करें पॉलिसीज की तो पॉलिसीज तो बहुत सारी हैं। मेरी नजर में बेसिकली 2 पॉलिसीज हैं जो कि जिसने काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाया है। अच्छा। एक तो स्किल इंडिया मिशन, जिसके अंदर आता है PMKVY, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ओके, अब मैं बात करूं इसमें बेसिकली होता क्या है, तो इसमें क्या होता है कि जो ये इसके अंदर कुछ मिनिस्ट्री ऑफ जो एजुकेशन है वो क्या करती है, कोलैब करती है ऐसी गवर्नमेंट कॉलेजेस स्कूल्स के साथ जिन पे वो लोग स्टूडेंट्स को अप्रेंटिसशिप के बेस पे सर्टिफिकेट वाले प्रोग्राम उनको लाइक सिखा सके, ऐसे स्किल्स जो उनको फ्यूचर में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि आज अगर देखा जाए तो अगर कोई जो 4 साल पूरा टाइम दे रहा है अपने कॉलेज में, 3 साल 4 साल टाइम दे रहा है जी, और कोई अगर 6 महीने भी अगर कोई स्किल सीख जा रहा है वो उससे बेटर अर्निंग कर रहा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल है ना, वैसे ही चल रहा है आजकल। जैसे कि सर आपने कि जब आपका स्कूल में एडमिशन हुआ तब 12 साल आपने 1st to 12th तक आपने बिताया, लेकिन वही 12 साल में अगर मैं पूछूं आपने सिर्फ NCERT रखने के अलावा और देखा जाए तो सिर्फ बुक्स के अलावा, इतनी मोटी मोटी किताबें के अलावा आपने कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज गेन ही नहीं करी। अगर मैं आपको सिंपल सा काम बोलूं कि आपको क्या PPT बनानी आती है तो बहुत लोग आती है बनाने, बट उसमें वो ऐसे टचअप नहीं कर सकते जिससे कंपनी उनको एक्वायर कर ले उसके बेसिस पे। PPT सब बना लेते हैं, लेकिन एक ऐसी उसमें टचअप देना जरूरी है जो कि एक परफेक्ट स्किल्ड वर्कर को ही आता है। मैं बात करूं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 12 साल आपको किताबें ना पढ़ा के मैं आपको बोलूं 12 साल क्रिकेट खेलो, 12 साल आप गिटार बजाओ, तो वो इंसान वहां पे वो ज्यादा परफेक्शन आ सकता है, उसमें वो टॉप 10 में आ जाएगा, टॉप 10 क्रिकेट पर्सनालिटीज में आ जाएगा। अब हमें हिस्ट्री में क्या बताता है, अकबर कौन था और बाबर कौन था,
अब इसका मैं अगर मैंने याद भी कर लिया तो इसका मेरी लाइफ में क्या बेनिफिट क्या होने वाला है? बेनिफिट क्या, ये मुझे थोड़ी अकबर बीरबल थोड़ी मुझे पैसे कमा के देंगे। तो यही एक मेन रीजन है इंडिया के एजुकेशन में लैक करने का कंपैरेटिव टू चाइना एंड अमेरिका। क्योंकि स्कूल्स में एजुकेशन ये दी जा रही है कि आप अच्छे से पढ़ाई करें क्योंकि आपको एक अच्छा जॉब लेना है, जी बिल्कुल, वो भी नहीं लग पा रहा है। ठीक है, ये बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है कि वो क्या ऐसा एक इनोवेटिव खुद के अंदर लाए, ऐसा खुद का एक थिंकिंग लाए, कुछ इसका ऐसा एक स्किल डेवलप करें कि जो वो कुछ एक नया इनोवेशन ला पाए, है ना। कुछ ऐसा चल रहा है, तो मतलब कि इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ एलोकेट किया है। गवर्नमेंट की कुछ, जैसा कि आपने 2 पॉलिसीज के बारे में बताया, तो कुछ एक बजट एलोकेशन भी होता है इसके अंदर में। सर मैं बजट डिस्कस करने से पहले आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा भी अपने एकेडमिक्स में है, फॉर एग्जाम्पल 10th 11th 12th, ठीक है, अब उसने 12th कंप्लीट किया, तो अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल मैंने 12th कंप्लीट कर लिया, अब 12th के बाद से लेके जब तक मैं कॉलेज जा रहा हूँ उसके बीच में कितना ज्यादा फ्री टाइम बचता है, ठीक है। उसके बीच में पेरेंट्स क्या बोलते हैं कि आप अभी से गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू कर दो। लेकिन वही अगर मैं अपनी बात रखूं कि नहीं पापा मम्मी कहीं एक पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूं, जैसे कि मैं कहीं पे कुछ सीख लेता हूं, वीडियो एडिटिंग सीख लेता हूं। हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर में ये भी है एग्जाम्पल, जैसे कि शर्मा जी का बेटा अगर जॉब लग गया है, गवर्नमेंट जॉब लग गया है, तो अब वर्मा जी का बेटा भी जो है उसको भी एक जॉब ही करना है, उसको प्रिपेयर करना है बिना उसका इंटरेस्ट जाने हुए कि उसको एक्चुअली में किस में जाना है। तो एक तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये भी देखने को मिलता है, मतलब कि ऐसा क्या है, मतलब कि एक भेड़ चाल की तरह लोग चलते हुए जा रहे हैं, मतलब क्या है इसके अंदर में सारी चीजें। सर भेड़, जैसे आपने बताया शर्मा जी का बेटे का एग्जाम्पल काफी बड़ा एग्जाम्पल था। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं अपनी बात रखता हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स है 10th के, मैं तो एक्चुअली कॉमर्स फील्ड का हूँ, वो एक्चुअली साइंस में गए, और जो वो दोनों मेरे फ्रेंड थे वो नेबर थे आपस में। तो उसमें से एक जो था मेरा दोस्त, वो पढ़ने में काफी ज्यादा अच्छा था, ठीक है, मैं नाम नहीं ले सकता उसका, लेकिन दूसरा था वो थोड़ा उससे कंपैरेटिव में देखा जाए तो काफी पढ़ाई में वीक था वो। दोनों ने लेकिन देखा आपस में लिया साइंस पीसीबी। अब जो मेरा फ्रेंड ए था उसको करनी थी MBBS, ठीक है, वो पढ़ाई में काफी अच्छा था, उसने नीट निकाला, ठीक है, उसका एडमिशन हो गया, ठीक है, बढ़िया कॉलेज में गवर्नमेंट। लेकिन जो दूसरा मेरा फ्रेंड था उसने भी नीट की तैयारी करी, एग्जाम दिया, बट आपको पता होगा कि नीट में अराउंड 40,000 ही एम्स गवर्नमेंट सीट होती है, गवर्नमेंट मिला के, एक्चुअली एम्स दिल्ली एम्स सबके एम्स मिला के। लेकिन उसके बाद 40,000 के बाद जो बच्चे उनका क्या होगा? अगर वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एनरोल करने जाए तो उसकी फीस 1 करोड़ 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ तक जाती है। अब ऐसे में अगर कोई गरीब बच्चा है, उसकी रैंक अगर थोड़ी सी भी ज्यादा आ गई है तो क्या करेगा वो? उससे अपना वही क्विट करके दोबारा से प्रिपेयर करो। लेकिन वही कोई अमीर बच्चा है वो एनरोल कर सकता है। लेकिन अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया के MBBS और एग्जांपल यूक्रेन जर्मनी के MBBS, इंडिया में जो MBBS 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ में हो रहा है, वही अगर मैं जर्मनी या फिर रशिया जाऊं, वहां मेरे को 30 लाख का पड़ता है, 25 लाख का पड़ता है। मतलब कि यहाँ पे उसका कॉस्ट बहुत हाई है, बहुत ज्यादा है, सीट्स भी लिमिटेड है, और जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी उन्होंने अपना जो फीस है उसे काफी ज्यादा हाई कर रखा है, क्योंकि उनको बच्चे के भविष्य से कोई लेना देना नहीं, उन्हें सिर्फ चाहिए प्रॉफिट। यही एक मेन रीजन है। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें, रशिया की बात करें, वहां पे कंपैरेटिवली इंडिया के मुकाबले एजुकेशन अफोर्ड करना काफी ज्यादा आसान है, देखा जाए तो वहां के लोकल लोगों के लिए। तो क्या फॉरेन में भी कुछ ऐसा ही, जैसे हमारा एक एजुकेशन सिस्टम है रट्टाफिकेशन वाला, क्या फॉरेन में भी कुछ ऐसा ही है? सर एक्चुअली फॉरेन की बात करें, हम एग्जांपल लेते हैं चाइना का ही। चाइना में क्या होता है कि इंडिया में तो यही है कि आपको पढ़ाई करनी है, पढ़ाई के अलावा कुछ मत करो, गेमिंग मत करो, अगर किसी गेमिंग में इंटरेस्ट है कोडिंग मत करो, ये पेरेंट्स में आता नहीं है। उन्हें कौन बताया कि अभी 1990s नहीं चल रहा है, 2026 चल रहा है। और अगर हम चाइना की बात करें, चाइना में अगर मैं बात करूं गेमिंग को एक एक्चुअली एज अ ऑक्यूपेशन देखा जाता है। वहाँ की स्पोर्ट्स टीम होती है जो कि नेशनल लेवल पर कम्पीट करती है, उनको भी अच्छी सैलरीज मिलती है, उनको भी अच्छा देखा जाए तो अलाउंस मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। भाई इंडिया में इसके लिए कुछ भी जुगाड़ नहीं है, क्योंकि अगर आज देखा जाए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं अभी एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट के अंदर में सिर्फ एम्प्लॉयमेंट एजुकेशन के थ्रू ही हम एम्प्लॉय नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल सर, देयर आर मल्टीपल वेज कैन से। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि गूगल हम बाहर का यूज कर रहे हैं, बिल्कुल सर, इंस्टाग्राम फेसबुक सब बाहर की कंपनी है, तो हमारे कंपनी में हमारे यहाँ पे इनोवेशंस क्यों नहीं है? मतलब कि
सर एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में इतने स्किलफुल लोग तो है नहीं, बचे नहीं हैं, और जो स्किलफुल होते भी हैं अगर वो चाहे इंडिया में काम करना, जैसे आपने सुना होगा कि इसरो में जो लोग आईआईटी क्लियर कर जाते हैं उनकी सैलरी नासा के साइंटिस्ट से कंपेयर करें तो बहुत लो है। उन्हें अलाउंस ही बहुत कम मिलता है, उन्हें गवर्नमेंट पर्क्स भी बहुत कम मिलते हैं। अब जो इंसान ने आईआईटी बॉम्बे से पास आउट होकर निकला है, अब उसके दो ऑप्शन है, तो इसरो में या नासा में। तो आप खुद सोचो वो नासा में ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि उसको रिस्पेक्ट ज्यादा मिलेगी, उसे गवर्नमेंट की तरफ से ज्यादा प्रेस्टीज मिलेगा, और इस इंडिया में इतना ज्यादा प्रेस्टीज नहीं मिल पाता। तो यही एक मेन रीजन है। तो इसके अंदर में कुछ बैलेंस पर्सपेक्टिव है जिससे कि हम जॉब्स को और स्किल्स को दोनों को बैलेंस कर सकते हैं? सर इसका बैलेंस पर्सपेक्टिव ये है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं या फिर अभी आप कॉलेज में हैं, स्कूल में हैं, तो आप कम से कम इतनी स्किल्स तो सीखिए जो कि आपको लगे कि हाँ ये फ्यूचर में अगर मुझे जॉब नहीं मिलती है तो ये मेरी एक अर्निंग का सोर्स बन सकता है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताऊं, एक्चुअली एक महीने पहले की बात है, मेरा एक फ्रेंड था, हम लोग कॉलेज में थे, ठीक है, कॉलेज में हम लोग ऐसे बैठे थे, तो मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ कि एक्चुअली हमें सब्जेक्ट अलॉट होते हैं, जैसे मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो उसको थर्ड ईयर में स्टैटिस्टिक्स की जगह कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करना था, ठीक है। तो मैंने अब हमें जो एचओडी होता है उनको लेटर लिखना पड़ता है। अब आप सोचिए लेटर राइटिंग कितना इजी स्किल है, लेटर राइटिंग तो सबको आता होगा। वो ग्रेजुएटेड थर्ड ईयर ग्रेजुएट बन रहा है, ओके। उसने मेरे से बोला कि भाई लेटर लिख दे, ठीक है। तो मैं बोला तू लिख दे, तूने भी तो 12th में इंग्लिश पढ़ी होगी। हाँ। तो बोलता है कि नहीं मेरे को लेटर लिखना नहीं आता। अच्छा। मैं बोलता हूँ क्यों भाई, तेरे 12th में कितने नंबर थे? तो कहता है 12th में 95 नंबर थे 100 आउट ऑफ। ओके। तो मैंने बोला कि जब तेरे 95 नंबर आए थे तुमको लेटर लिखना तो आता ही होगा, लेकिन मैं चैट जीपीटी का यूज कर लूंगा। अच्छा। तो मतलब कि इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि वेल एजुकेटेड एंड अनएम्प्लॉयड कंट्री, वो तो मतलब कि फिर इसमें इसके अंदर में स्कूल्स का रोल जो है थोड़ा अच्छा, मतलब कि एक बॉडी ऐसी बनानी चाहिए जो स्कूल्स को भी एनालाइज कर पाए कि स्कूल्स में एक्चुअली में क्या दिया जा रहा है ना। तो बैलेंस पर्सपेक्टिव के अंदर में क्या क्या मतलब दे सकते हैं आप? सर बैलेंस पर्सपेक्टिव में ये होना चाहिए कि एक तो हमारा जो बजट है उसका अच्छा खासा परसेंट आप एजुकेशन पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। खासकर जो अंडर डेवलप्ड सिटीज है उन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। और दूसरा अगर मैं बात करूं तो करप्शन हो सके तो कम से कम होना चाहिए इंडिया में। दूसरा लैंग्वेज बैरियर को तोड़ना चाहिए, ठीक है। और मैं बात करूं कि अगर आप एकेडमिक्स कर रहे हैं अपनी, साथ ही साथ आपको कुछ मिनिमम स्किल सीखनी जरूर चाहिए। मतलब कि जो भी आप एकेडमिक्स कर रहे हैं उसके साथ साथ में कुछ एक स्किल अपने, मतलब कि एक बी प्लान होना चाहिए कि हम इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं कि इसके बाद हमें जॉब लगनी है, या फिर उस कॉलेज को या फिर यूनिवर्सिटी को फिर ऐसा बनाना पड़ेगा कि जो बच्चा यहाँ से निकले उसको जॉब लगना ही लगना है, क्योंकि इतना स्किल, या फिर कुछ ऐसा एक इनोवेटिव लाया जाए, कुछ ऐसा इम्प्लीमेंटेशन लाया जाए कि जो एकेडमिक एजुकेशन मिल रहा है साथ साथ में उसी को प्रैक्टिकली, जिस तरीके से बच्चा सपोज क्या 4 साल का बीटेक कंप्लीट करके निकल रहा है, जब वो जॉब पे जा रहे हैं तो उनको जॉब मिल रही है 10,000 की, 15,000 की, 20,000 की, उन्होंने 10 से 15 लाख रुपए उसने उन्होंने खर्च किया है, बिल्कुल खर्च किया है, और फिर उनको जॉब नहीं लग पा रही है। कारण बस क्या है कि स्किल की प्रॉब्लम है। अब जो कॉर्पोरेट को चाहिए वो कॉर्पोरेट जो वो हमारे पास नहीं है, तो ऐसा फिर कॉलेज से क्यों नहीं हो पाता है? सर एक तो कॉलेज में एक्चुअली कॉलेज को हो सके तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ कोलैब करना चाहिए। Okay. जैसे कि एक्चुअली मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज है, तो उसमें समर्थ गवर्नमेंट करके कोई पॉलिसी है जिसमें वो स्टूडेंट्स को फ्री में स्किल सिखाते हैं। तो मेरे कॉलेज का जो कोलैब हुआ था जिसमें हमें काफी स्किल सिखाई गई, जैसे एआई सिखाई गई, कोडिंग सिखाई गई, ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाई गई, यहाँ तक वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए। तो ये काफी अच्छा पर्सपेक्टिव था। अगर हम स्कूल्स के साथ करें तो और भी ज्यादा बेनिफिट होगा हमें, क्योंकि अगर बिल्कुल रूट लेवल से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये आगे के लिए बहुत सही रहेगा। और सर एक तो जो स्टूडेंट्स, एक तो आज का समय इंटरनेट का है, यूट्यूब का, यहाँ पे फ्री में सारे कोर्स अवेलेबल है कि स्टूडेंट चाहे तो आराम से 5 to 6 स्किल्स आराम से सीख सकता है। अगर मैं अपना पर्सनली बात करूं तो मैंने वीडियो एडिटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनिंग अराउंड 80 to 90% यूट्यूब से सीखी है। ओके। हाँ, जिसने मुझे काफी ज्यादा हेल्प करी है। ओके, मतलब कि कुल मिलाकर के हमें एकेडमिक के साथ साथ में मेनली हमें फोकस करना अपने स्किल के ऊपर। जी बिल्कुल। जैसा कि आपको पता होगा कि अर्ली 1970s में चाइना ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट कर दिए थे, और अगर इंडिया से कंपेयर किया जाए तो इंडिया ने बहुत ज्यादा लेट अराउंड 1992 या 1993 में स्टार्ट करते इकोनॉमिक रिफॉर्म्स।
तो इकोनॉमिक रिफॉर्म से क्या एडवांटेज मिला चाइना को कि उन्होंने फॉरेन कंपनीज को बोला कि आप हमारे यहाँ आओ और इन्वेस्ट करो, जिससे क्या हुआ कि वहाँ के भी जो लोकल लोग हैं चाइना के, उनको अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट मिला। और उसके चलते जो चाइना का जो भी कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल लगा था, उसके ऊपर जो कंपनीज थे वहाँ पे जो अच्छा लेबर फोर्स था, कि चाइना में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। तो उससे क्या हुआ, चाइना को भी डेवलपमेंट में हेल्प मिली और साथ ही साथ जिन कंपनीज ने उनमें इन्वेस्ट किया उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। और दूसरा मैं बात करना चाहूंगा चाइना की वन चाइल्ड पॉलिसी के कंपैरिजन में। जैसे आपको पता है कि इंडिया भी वर्ल्ड का नंबर 1 पॉपुलस कंट्री बन चुकी है इंडिया, लेकिन चाइना भी एक टाइम था जब चाइना इंडिया से काफी ज्यादा आगे था पॉपुलेशन के मामले में। तो क्या हम एक रीजन ऐसा बोल सकते हैं कि ये पॉपुलेशन प्रॉब्लम है, लेकिन अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो फिर चाइना भी तो कई पॉपुलस था। सर जैसे वन चाइल्ड पॉलिसी थी, उसमें क्या हुआ कि चाइना की गवर्नमेंट ने फोर्स किया कपल्स को कि आपके पास सिर्फ एक ही चाइल्ड होना चाहिए। अगर आपके पास एक से ज्यादा चाइल्ड होगा तो उस पर आपको डबल टैक्स पे करना पड़ेगा, उसकी एजुकेशन पे, उस पर आप जितना भी खर्च करोगे, उसके कपड़े, एकेडमिक्स, सब पे। लेकिन शायद तो पॉलिसी अब खत्म कर दी गई है। ये अब पॉलिसी खत्म हो गई क्योंकि इसका एक डिसएडवांटेज हुआ कि चाइना में यंग वर्कफोर्स काफी कम हो गई। ये एक मेन रीजन था चाइना की। तो अगर आप बोल रहे हैं मेनली कि चाइना ने अपने यूथ का यूज किया, यस, लेकिन सेम पॉपुलेशन हमारे कंट्री के अंदर में है, फिर गवर्नमेंट क्या इसके लिए कर रही है? सर गवर्नमेंट की बात ना ही करी जाए तो अच्छी होगी, क्योंकि एक तो करप्शन, इंडिया में करप्शन इतना ज्यादा हो चुका है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था गवर्नमेंट पॉलिसीज का, जैसे कि जो PMKVY थी, स्किल इंडिया मिशन था, उसके में क्या हुआ कि इंडिया में हर जगह सेंटर्स खोले गए जहाँ पे आप यूथ को ट्रेन करेंगे। कुछ पर्टिकुलर कुछ अमाउंट एलोकेट किया गया था सर अगर हम स्किल डेवलपमेंट के लिए, अगर हम 2025-2026 का बजट देखें तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे 1.39 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए थे। लेकिन अगर हम मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड स्किल देखें, जो एक अलग मिनिस्ट्री होती है एजुकेशन से, उस पे अराउंड 85,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए गए थे। अगर इसका कंपैरिजन किया जाए लास्ट ईयर से, तो इसमें 62% रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ है। यानी कि गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारा जो यूथ है वो ज्यादा से ज्यादा स्किल सीखे। बहुत अच्छा रहा आपके साथ इसका डिस्कशन, और हम कोशिश हमारी यही रहेगी कि जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो भी हमारे यूथ हैं, वो कम से कम इस वीडियो को देख करके ये चीज जरूर समझें कि प्रॉब्लम्स एक्चुअली में है कहाँ। एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ में कहीं ना कहीं आपको एक स्किल पे जरूर ध्यान देना पड़ेगा। आपको 10 चीज नहीं, एक चीज में बिल्कुल परफेक्ट बनी है तो आपको ये तो नहीं होगा कि आपको जॉब्स नहीं मिल रही हैं या फिर आप एम्प्लॉयड नहीं हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड खुद भी बन सकते हो और कोई भी एक स्किल के साथ में। तो थैंक यू सो मच आदित्य। थैंक यू सर। एक ब्रीफ डिस्कशन आपके इसके ऊपर में। थैंक यू सो मच।